गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 था हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस क्लास में चैप्टर 3 जो कि हमारा है चतुर्भुजों को समझना, इसकी हम शुरुआत करते हैं। और चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि जान लेना ज़रूरी होता है। समझ लीजिए कि इस चैप्टर का क्या होगा आज, इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये बहुभुज है, किस प्रकार की बहुभुज को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा बहुभुज है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में दिया गया है एक पॉइंट, बहुभुज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुने होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी सुने होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो चलिए हम लिखते हैं बहुभुज। आई होप कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख पा रहा होगा। बहुभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो देखिए, बहुभुज के सिंपल सा डिफिनेशन है कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। आई होप कि मैंने बोर्ड पे जो लिखा है आप लोगों को दिख पा रहा होगा। बहुभुज का सिंपल डिफिनेशन है कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसका हम एक दूसरा डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मैंने दोनों ही डिफिनेशन लिख दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें क्या है, 3 या फिर एक चीज़ यहाँ छूट गया है, 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। नीचे का जो हमारा डिफिनेशन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड होनी चाहिए। 3 से अगर कम रेखाखंड होगी तो बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। तो हम एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि बहुभुज बनने के लिए कितना रेखाखंड चाहिए, 3 कम से कम और 3 से अधिक। ये हमारा पहला कंडीशन है बहुभुज बनाने के लिए। तो एक पॉइंट हम ये भी याद रख सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति भी क्या होगा, बहुभुज। बहुभुज बनने के लिए कम से कम कितने रेखाखंड होने चाहिए, 3 रेखाखंड होना चाहिए। अगर 3 से कम रेखाखंड होगा तो वो किसी भी प्रकार का आकृति का निर्माण करेगा ही नहीं। आकृति का निर्माण तो करेगा लेकिन वो बंद नहीं होगा, क्या होगा, ओपन शेप होगा। तो उसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। बहुभुज होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि वो आकृति बंद होनी चाहिए। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक आकृति हम बनाते हैं, ये एक तरह आकृति मैंने ये बनाया, एक आकृति ये,
और एक आकृति मैंने ये बना लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने 4 आकृति बनाया हुआ है और चारों ही जो है बंद आकृति है, कहीं से भी ओपन नहीं है। और सभी देख पा रहे हैं कि सभी आकृति जो है रेखाखंडों से घिरा हुआ है। इसमें देखिए 3 रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसमें 4 रेखाखंड से घिरा हुआ है, और इसमें ये 5 रेखाखंड से घिरा हुआ है, और इसमें ये 6 रेखाखंड से घिरा हुआ है। आप लोग सोच पा रहे होंगे कि 3 कैसे, तो देखिए इसमें 3 रेखाखंड कैसे हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3 और 4 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने 4 आकृति बनाया हुआ है, ये चारों आकृति जो है रेखाखंडों से घिरा हुआ है। और देखिए ये जो हमारा आकृति है त्रिभुज, इसमें कितने रेखाखंड, 3 रेखाखंड है, इसमें 4। ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ये क्या है, ये पंचभुज है, और ये क्या है, षष्ठभुज। तो इस प्रकार के जितने भी आकृति बनेंगे जो रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद होगा, वे सारे के सारे आकृति क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बहुभुज क्या होता है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे की बातें करते हैं। अब हम पहचानेंगे कि बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा बहुभुज है, ये किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, चैप्टर है हमारा 3rd। क्या है चैप्टर का नाम, चतुर्भुजों को समझना। ये हमारा चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुभुज। तो हमने समझ लिया है कि बहुभुज क्या होता है। और ये हमारा कौन सा क्लास है, NCERT मैथ्स क्लास 8th। अब देखते हैं हम बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार। अब देखिए, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कनकेव। उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा बहुभुज के प्रकार हैं उत्तल और अवतल, तो किस प्रकार के बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहेंगे और किस प्रकार के बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहेंगे। इससे पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है, वो एक टर्म है विकर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायगोनल कहते हैं। विकर्ण क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई आकृति हम बनाते हैं
तो सामने सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, जैसे इस कोना से मैंने मिला दिया इस कोना को, और इस कोना से मिला दिया मैंने इस कोना को, तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने साइड में एक छोटा सा आकृति बनाया हुआ है, इसके मैंने सामने सामने के कोण को डॉट लाइन से मिला दिया है। तो ये जो हमारा डॉट लाइन है ये क्या है, ये है विकर्ण। इस प्रकार के और भी आकृति होंगे, जैसे कि मैंने एक दूसरा आकृति बना लिया। देखिए ये भी एक आकृति है, इसमें भी हम विकर्ण बनाते हैं। देखिए सामने सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा वो क्या होगा, हमारा विकर्ण। जैसे इस कोना से मैंने इसको मिला दिया, इस कोना से मैंने इसको मिला दिया, और इस कोना से मैंने इसको मिला दिया, और देखिए ये सामने सामने का कोना ये भी मिल गया। तो एक देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने जितने भी डॉटेड लाइन खींचा है ये सारे के सारे इस आकृति के क्या है, विकर्ण है। यानी कि अलग अलग आकृति में विकर्णों की संख्या अलग अलग होती है। और विकर्ण क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो हमारा टर्म है विकर्ण, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि ये आप लोगों को पता रहेगा जब, तो ये उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं उत्तल और अवतल की ओर। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है, जैसे मैं कुछ आकृति बनाता हूं, एक मैंने ये बना लिया, एक मैंने ये बना लिया, एक मैं ये बना लेता हूं, और एक मैं ये बना लेता हूं। मैंने 4 आकृति बनाया हुआ है। ये चारों की चारों आकृति क्या है, बहुभुज है, क्योंकि ये बहुभुज होने का जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा है। बहुभुज का डिफिनेशन क्या है कि रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति। ये सभी की सभी रेखाखंडों से घिरा हुआ सरल बंद आकृति है। ये सारे के सारे क्या है, बहुभुज हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर समझाया था विकर्ण क्या होता है, मैं इस आकृति में क्या करता हूँ, विकर्ण बनाता हूँ। और विकर्ण क्या होता है, सामने सामने के कोना को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, विकर्ण। जैसे इस आकृति में अगर मैं विकर्ण बनाऊँ तो देखते हैं कि इस कोना के सामने का कोण ये है और इस कोना के सामने का कोण ये है। तो ये हमारा क्या है, विकर्ण। इसमें कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण। जैसे कि मैं इसमें विकर्ण बनाता हूँ तो इस कोना से सामने का कोना ये है हमारा, इसके सामने का ये कोना, इसके सामने का ये कोना, और इसके सामने का ये, और इसके सामने का ये। तो ये भी हमारा जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये सारे के सारे क्या है, विकर्ण है। इसमें कितने विकर्ण हैं, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने विकर्ण हो गए, 5। अब मैं इसमें विकर्ण बनाता हूँ। देखिए विकर्ण पता है, सामने सामने कोण को मिलाते हैं। देखिए इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये हो गया, इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये हो गया। और देखिए एक कोना ये है और एक कोना ये है, तो इसके सामने सामने के विकर्ण को हम मिलाएंगे, एक विकर्ण ये बनेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये भी क्या हो गया, इस आकृति के विकर्ण। अगर मैं इसी प्रकार से इसमें विकर्ण बनाऊं तो देखिए ये सामने का कोण ये है, तो ये एक विकर्ण होगा, और इस कोना से इस कोना के ये सामने का कोण है तो एक विकर्ण बनेगा ये। मैंने सारे आकृति में विकर्ण बना दिया है। ये क्या है, विकर्ण। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इस आकृति में और इस आकृति में मैंने जो विकर्ण बनाया है वो सारे के सारे विकर्ण जो है इस आकृति के अभ्यंतर यानी कि अंदर में स्थित है, यानी कि अंदर में बना हुआ है। देखिए ये आकृति है, इसका दोनों ही विकर्ण इस आकृति के अंदर बना है। ये भी एक आकृति है, इसके सारे के सारे विकर्ण जो है इस आकृति के अंदर बने हैं। लेकिन इस आकृति में और इस आकृति में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये विकर्ण और ये विकर्ण इस आकृति के अभ्यंतर यानी कि अंदर में तो है, लेकिन इसका एक और विकर्ण है जो इस आकृति के बाहर बन रहा है। आप इस बात पे गौर करिए, क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है।
इसी प्रकार से जब मैं इस आकृति में विकर्ण बनाया हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये विकर्ण तो इसके अभ्यंतर में है, यानी कि अंदर में है, लेकिन इसका ये जो दूसरा वाला विकर्ण बन रहा है इस आकृति के बाहर बन रहा है, जो कि क्या है, बाहर में है। बाहर में है। तो इसी पे आधारित अब मैं आपको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस किसी बहुभुज में बनने वाले सारे के सारे विकर्ण उस आकृति की अभ्यंतर यानी कि अंदर में स्थित रहेगा या अंदर बनेगा, उसको हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। जिस किसी बहुभुज में बनने वाले सारे के सारे विकर्ण अगर उस आकृति के अंदर में स्थित हो तो वो बहुभुज क्या होंगे, उत्तल बहुभुज। ठीक इसका अपोजिट, जिस किसी बहुभुज में अगर हम विकर्ण बनाते हैं तो कोई भी विकर्ण अगर उस आकृति के बाह्य भाग यानी कि बाहर बन रहा हो तो ये बहुभुज क्या हो जाएंगे, अवतल बहुभुज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। कैसे? जिस किसी बहुभुज में किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा अगर उस आकृति के पूर्णतया अंदर में स्थित होगा यानी कि अभ्यंतर में स्थित होगा तो वो क्या होगा, उत्तल बहुभुज। जिस किसी बहुभुज में किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो विकर्ण बनता है अगर उसमें से कोई भी विकर्ण उस आकृति के बाह्य भाग यानी कि बाहर बन रहा हो तो वे बहुभुज क्या होंगे, अवतल बहुभुज। आई होप मैंने आसान शब्दों में आप लोगों को उत्तल और अवतल बहुभुज की पहचान करवाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोई भी बहुभुज जो हमारा सामने रहेगा उसमें से कौन सा उत्तल बहुभुज होगा और कौन सा अवतल बहुभुज होगा। क्या करना है, दिए गए आकृति में जितने भी संभव बनने वाले विकर्ण होंगे वो क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। अगर उस विकर्णों में से कोई भी विकर्ण उस बहुभुज के बाह्य भाग यानी बाहर में बन रहा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल। और अगर उस आकृति के सारे विकर्ण उस आकृति के अंदर यानी कि अभ्यंतर भाग में बन रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल बहुभुज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, विकर्ण का हमारा और भी एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं समबहुभुज। समबहुभुज और एक होता है हमारा विषम बहुभुज। समबहुभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन और विषम बहुभुज को इंग्लिश में हम बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर पॉलीगॉन। अब हम समझते हैं कि किस बहुभुज को हम समबहुभुज बोलेंगे और कौन से बहुभुज हमारा विषम बहुभुज होगा। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। ये दोनों प्रकार के जो बहुभुज हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म समझाता हूँ, समबहुभुज, समभुज, और एक दूसरा टर्म हमारा समकोणिक। ये दोनों टर्म समझना जरूरी है क्योंकि जब इस दोनों टर्म को हम समझ लेंगे तो इस दोनों को समझना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि समभुज क्या होता है। कोई भी आकृति, कोई भी बहुभुज
जिसमें सभी भुजाओं की माप समान हो तो उसको हम बोलेंगे समभुज। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बनाते हैं वर्ग। आप सभी को पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो इसका मतलब वर्ग क्या होगा, समभुज। इसी प्रकार से मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा, समभुज। यानी कि जिस किसी बहुभुज में सभी भुजाओं की माप अगर समान होगा तो उसको हम बोलेंगे समभुज। अब हम समझते हैं समकोणिक क्या होता है। अगर समभुज समझ में आ गया तो समकोणिक भी समझ में आ जाएगा। देखिए, समकोणिक क्या होता है, कोई भी बहुभुज जिसके सभी कोणों का माप समान हो। जैसे मैंने वर्ग बनाया, हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब सभी कोण बराबर हुआ, तो ये क्या होगा, समकोणिक। इसी प्रकार से एक हम लेते हैं त्रिभुज। ये क्या है, 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री, और ये भी क्या है 60 डिग्री। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण समान होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। आप लोगों को पहले से पता होगा। अब देखिए, इस त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं कि इसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण की माप जो है वो समान है, तो ये त्रिभुज भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा समकोणिक। तो आई होप आप लोगों को समभुज और समकोणिक का मतलब समझ में आया होगा। सिंपल सा याद रखना है, जिस किसी बहुभुज में सभी भुजाओं की माप समान होगा तो उसको समभुज बोलेंगे। जिस किसी बहुभुज में उसका प्रत्येक कोण की माप समान होगा तो वो क्या होगा, समकोणिक। अब ये अगर समझ में आ गया है तो हम चलते हैं समभुज और विषमभुज की तरफ। देखिए, समभुज होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी बहुभुज जो समभुज होने के साथ समकोणिक भी हो। इस पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है। कोई भी बहुभुज जो समभुज होने के साथ साथ समकोणिक भी हो, यानी कि बहुभुज जो है समभुज भी होना चाहिए और वो बहुभुज समकोणिक भी होना चाहिए, तो वैसे बहुभुज को हम बोलेंगे समबहुभुज। उदाहरण के लिए जैसे हम बनाते हैं फिर से एक वर्ग। आप सभी को पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, यानी कि चारों कोण आपस में समान। और हमें ये भी पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये समभुज हैं। और चारों कोण की माप भी समान है, इसका मतलब ये समकोणिक भी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वर्ग समभुज होने के साथ साथ समकोणिक भी है, तो इसका मतलब वर्ग क्या होगा, समबहुभुज। समझ में आया। ठीक इसका अपोजिट वैसा बहुभुज जो न तो समभुज हो न समकोणिक हो, या फिर समभुज हो लेकिन समकोणिक नहीं हो, या फिर समकोणिक हो लेकिन समभुज नहीं हो, तो वो क्या होगा, हमारा विषम बहुभुज। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं आयत का। हमें पता है कि वह आयत में क्या होता है कि सामने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी कि चारों कोण जो है आपस में समान है, तो ये क्या है, समकोणिक है। समकोणिक है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में समान नहीं हैं। सामने सामने की भुजा तो बराबर है,
लेकिन चारों आपस में समान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, समभुज नहीं है, समभुज नहीं है। तो हम क्या देखे हैं कि आयत जो है हमारा समकोणिक तो है लेकिन समभुज नहीं है। तो इसका मतलब आयत क्या होगा, विषम बहुभुज। क्योंकि समबहुभुज होने के लिए कंडीशन क्या है कि समभुज होने के साथ साथ समकोणिक भी होना चाहिए, और जो इस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज। ऐसा नहीं करना है कि कोई आकृति समकोणिक हो गया तो समभुज हो जाएगा, नहीं, समकोणिक होने के साथ साथ समभुज दोनों चीज़ होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज। आई होप आप लोगों को समभुज और विषम भुज समझ में आया होगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, और मैंने सरल शब्दों में आप लोगों को ये बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था उत्तल बहुभुज और समभुज और विषमभुज समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और है जो कि हमें याद रखना है। एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा मैंने क्या लिखा है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो उत्तल बहुभुज हो, चाहे अवतल बहुभुज हो, या समबहुभुज हो, या विषम बहुभुज हो, इसमें से कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, या 5 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का बहुभुज हो तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। अब आप लोग सोच पा रहे होंगे कि ये बाह्य कोण क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मैं एक आकृति बनाता हूं, आप लोग इसको पहचानते होंगे, ये क्या है, एक त्रिभुज है। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। आप लोगों को पहले से पता है। अब देखिए, हम जो देख पा रहे हैं, ये जो हमारा त्रिभुज है इसके अंदर में 3 कोण हैं। एक कोण ये हमारा, एक कोण ये है हमारा, और एक कोण ये है हमारा। तो ये तीनों का तीनों कोण जो है इस आकृति के अंदर में स्थित है। तो इसका मतलब ये तीनों कोण क्या हुआ, अंतःकोण। क्योंकि अंदर में स्थित है। लेकिन एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, जब इस रेखाखंड को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसी प्रकार से जब हम इस रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसी प्रकार से जब हम इस रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक कोण बन रहा है। तो ये जो हमारा अंदर में तीनों कोण है, ये क्या है, अंतःकोण। लेकिन इसके जो भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर इसके जो अन्य कोण बन रहे हैं बाहर में,
हम देख पा रहे हैं कि ये कोण हमारा इस त्रिभुज के बाहर है, ये कोण भी हमारा इस त्रिभुज के बाहर है और ये कोण भी हमारा इस त्रिभुज के बाहर है। तो ये और ये हमारा तीनों के तीनों कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण। और इसी तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ये बात याद रखना है। और आप लोगों को तो पहले से पता होगा कि त्रिभुज का तीनों का अंदर का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, आई होप। तो त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 160 डिग्री होता है, लेकिन त्रिभुज के जो बाह्य कोण बन रहे हैं तीनों के तीनों, इस तीनों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हम उदाहरण लेते हैं वर्ग का। ये क्या है हमारा? ये हमारा वर्ग है। हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और वर्ग के अंदर वाले चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये भी आप लोगों को पहले से पता होगा। तो इसके अंदर में जो चारों कोण है ये क्या है? इसके आंतरिक कोण। लेकिन अगर हम इसके भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक कोण बना रहा है। इसी प्रकार से इस भुजा को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक कोण बना रहा है। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक कोण बना रहा है और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक कोण बना रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस आकृति के बाहर में जो कोण बना रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये और एक कोण ये चारों के चारों क्या होंगे? इस वर्ग का बाह्य कोण। क्या होगा? बाह्य कोण। और इस चारों बाह्य कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। यानी कि किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का, और आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और ये लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा और बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत, तो बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।